हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे अपने मंथली Q&A सेक्शन। और अब हम आ चुके हैं अपने अप्रैल के सेकंड पार्ट पे। अप्रैल का सेकंड पार्ट हम पहले करवा चुके हैं, अप्रैल के सेकंड पार्ट पे हम आज आ जाते हैं। ठीक है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको और भी प्री बेस्ड क्वेश्चन सीरीज़ से अगर आपको अपना जो भी अभी रिवीजन का है वो रिवाइज़ करना है, तो आप बड़ी ही अच्छे से 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस आप रिवाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट्स बतानी है। फर्स्ट है, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी इज अ मेजर ऑफ द परसेंटेज चेंज इन एम्प्लॉयमेंट एसोसिएटेड विद परसेंटेज चेंज इन GDP ग्रोथ। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी क्या होती है? परसेंटेज चेंज इन एम्प्लॉयमेंट एसोसिएटेड विद परसेंटेज चेंज इन GDP ग्रोथ। बिल्कुल यही होती है एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। ठीक है, हमारी कितनी GDP इंक्रीज हो रही है और कितनी हमारा उसके साथ एम्प्लॉयमेंट में चेंज हो रहा है। ठीक है, परसेंटेज में, उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। सेकंड है, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी कैन नेवर बी नेगेटिव इन एन इकोनॉमी। देखो, ऐसा नहीं है, नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी नेगेटिव हो सकती है, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट करेक्ट है, तो आंसर आ गया ए। ठीक है, इसका मतलब ये जो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी है ये क्या बताती है कि किसी भी मतलब उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, कोई भी इकोनॉमी कितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर पा रही है अपनी पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, तो अब अगर मान लो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी 1 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जितनी ग्रोथ हो रही है उतनी ही हमारी एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ भी हो रही है। जितनी परसेंटेज ऑफ ग्रोथ है हमारी, उतनी ही परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी है। ठीक है, जितनी हमारी ग्रोथ है उतनी ही हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी है। ठीक है, अब अगर हमारी एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी अगर मान लो हमारी 0 है, इसका मतलब हमारी जितनी भी ग्रोथ हो रही है, चाहे कितनी भी ग्रोथ हो रही है, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है। ठीक है, कितनी भी ग्रोथ हो रही है उससे हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है, जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है, और अगर हमारी ये एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी अगर नेगेटिव है, इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है, जैसे जैसे हमारी ग्रोथ हो रही है वैसे वैसे हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम हो रहा है, मतलब हमारी एम्प्लॉयमेंट श्रिंक हो रही है। ठीक है, उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी नेगेटिव। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट में बोला था कि जो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है जब हमारी ग्रोथ तो हो रही हो लेकिन एम्प्लॉयमेंट हो ही नहीं रहा हो, मतलब एम्प्लॉयमेंट श्रिंक कर रहा हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं। और इंडिया में क्या कभी नेगेटिव रही है? इंडिया में 2004 से लेके 2004-5 से लेके 2009-10 तक नियरली जीरो रही है हमारी एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, नियरली जीरो रही है, नियरली नेगेटिव। मतलब 1% अगर हमारी ग्रोथ हो रही थी तो उसमें 0.01% हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा था। इस टाइम पे 0.01% हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा था। ठीक है, तो इस टाइम पे हमारी एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी यही थी। और कौन से सेक्टर की थी? एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, सारे सेक्टर्स की नहीं थी ये, एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की थी ये। ठीक है, अभी रिसेंट ईयर्स में की बात, अगर मैं रिसेंट ईयर्स की बात करूँ तो अगर एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन और यूटिलिटी सेक्टर्स की है। किसकी है? कंस्ट्रक्शन एंड यूटिलिटी सेक्टर्स की सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी है। इसका मतलब क्या है कि वो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं इंडिया में। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो जो फार्म सेक्टर की जो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी है वो नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है? लोग वहाँ से क्या हो रहे हैं? छोड़ के भाग रहे हैं, मतलब फार्मिंग सेक्टर को लोग छोड़ रहे हैं और नॉन फार्म सेक्टर्स में लोग जा रहे हैं जॉब ढूंढने के लिए। ठीक है, तो ये है कि फार्मिंग सेक्टर की जो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी है वो नेगेटिव हो रही है। उसके बाद बताएं कि अब देखो, अगर फार्मिंग सेक्टर से लोग बाहर जा रहे हैं, लीव कर रहे हैं उसको, तो गवर्नमेंट के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो उनको बेटर पेइंग जॉब्स दे। ठीक है, उनको प्रोवाइड करे बेटर पेइंग जॉब्स, क्योंकि इंडिया में ना तो वो फार्म सेक्टर से भी निकल रहे हैं और उनको अदर सेक्टर्स में भी जॉब नहीं मिल रही, तो जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा हो गया इंडिया का। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी इस साल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ वर्कर अकाउंट्स फॉर हाईएस्ट शेयर इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा शेयर किसका है? देखो, इंडिया में सबसे ज़्यादा शेयर किसका है अगर मैं उसकी बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो इंडिया में एम्प्लॉयड है वो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल है। ठीक है, 52% जो हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल हैं। अगर उसकी बात करूं तो कैजुअल वर्कर्स हैं, उसके बाद 25%, और रेगुलर वेज जो होते हैं, रेगुलर वेज वर्कर्स वो हैं ओनली 23%। ठीक है, वो हैं 23%।
तो कैजुअल वर्कर्स कम है, ये कम है, ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब ओन अकाउंट वर्कर जो है ना, इन सब में सबसे ज़्यादा जो वो है ओन अकाउंट वर्कर्स का 36% ही है, ठीक है, 36% जो है ओन अकाउंट वर्कर है। ये सैलरीड जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, ये रेगुलर इसमें आते हैं, रेगुलर वेज में वालों में आते हैं, सैलरीड वर्कर्स, ठीक है, रेगुलर वेज वालों में आते हैं। इनका 23% है, कैजुअल वर्कर्स का 25% है, और सैलरी का आपको बता दिया। अनपेड तो अनपेड ही है, फिर वो उनको पेड तो मिलनी ही नहीं है, ठीक है, तो ये कम है। तो ओन अकाउंट वर्कर या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल इंडिया में ज़्यादा है सबसे, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाता है ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्या बोलता है? Recently, RBI decided to allow retail investor to directly invest in government securities. In this regard, consider the following statement. RBI ने अभी डिसाइड किया है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। तो उस रिगार्ड में हमें कुछ बातें बतानी है। फर्स्ट है, इससे पहले रिटेल इन्वेस्टर्स वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कि जो इससे पहले जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। और सेकंड है, रिटेल इन्वेस्टर्स वुड नाउ बी एबल टू डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फ्रॉम आरबीआई थ्रू ई कुबेर पोर्टल, तो याद रखना, जो ये पहली स्टेटमेंट दे रखी है कि इससे पहले वो इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते। देखो, रिटेल इन्वेस्टर वो इन्वेस्ट कर सकते थे लेकिन डायरेक्टली नहीं कर सकते थे, इनडायरेक्टली कर सकते थे, ठीक है, इनडायरेक्टली कर सकते थे, डायरेक्टली बाय नहीं कर सकते थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है कि इससे पहले रिटेल इन्वेस्टर कर ही नहीं सकते थे, कर सकते थे लेकिन किसी किसी के मतलब थ्रू, ठीक है। और रिटेल इन्वेस्टर अब जो है वुड नाउ बी एबल टू डायरेक्टली बाय, अभी डायरेक्टली बाय नहीं कर पाएंगे, अभी भी किसके थ्रू कर पाएंगे? एग्रीगेटर और फैसिलिटेटर की थ्रू ये बाय कर पाएंगे, जैसे कि बैंक्स हो गए, प्राइमरी डीलर्स हो गए, स्टॉक एक्सचेंज हो गए। तो किसके थ्रू कर पाएंगे? ये इनडायरेक्टली बाय कर पाएंगे, ठीक है, इनडायरेक्टली थ्रू फैसिलिटेटर। और जो फैसिलिटेटर हैं वो क्या करेंगे? कुछ चार्ज भी करेंगे उनके उस पर, उनके बिहाफ पे जब वो कोई भी बॉन्ड खरीदेंगे या कुछ करेंगे तो क्या होगा? तो वो कुछ चार्ज भी लेंगे उनसे, ठीक है। और अभी आरबीआई का न्यू प्रपोजल, एक और न्यू प्रपोजल आया जिसमें आरबीआई जो लॉन्च करेगा रिटेल डायरेक्ट, जिसमें आरबीआई वो करेगा रिटेल डायरेक्ट, जिसमें कि रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीद पाएंगे। और यस, उनको आरबीआई के साथ अपना एक अकाउंट खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो रिटेल डायरेक्ट के थ्रू वो अपना वो कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर क्या आ गया? डी, क्योंकि हमसे क्या पूछा था? इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, ठीक है। तो क्या होगा? रिटेल डायरेक्ट में जो आरबीआई है उसके साथ रिटेल इन्वेस्टर्स के अकाउंट खुल जाएंगे, लेकिन अभी क्या है, कोई अकाउंट नहीं खुले हैं उनके, तो प्रोहिबिट, मतलब अभी नहीं माना जाएगा उनको, ठीक है। इनडायरेक्टली तो पहले भी करते थे, ठीक है। तो पहला भी गलत है, सेकंड भी गलत है, तो आंसर क्या आ गया इसका? डी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रा एंड डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रा एंड डेवलपमेंट, consider the following statement. National Bank for Financing Infra and Development will be completely owned by government at all times. वैसे तो वो स्टेटमेंट है कौन से वाली? बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ये। तो क्या होगा? ये है एक्सट्रीम स्टेटमेंट, लेकिन ये क्या है? रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि स्टार्टिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट 100% शेयर रखेगी, लेकिन बाद में सब्सिक्वेंटली वो 26% तक रिड्यूस कर देगी अपने शेयर को। तो ऑल द टाइम वो टोटली गवर्नमेंट ओन नहीं रहेगा। सब्सिक्वेंटली क्या होगा? गवर्नमेंट अपने शेयर्स को 26% तक रिड्यूस कर देगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई हमारी रॉन्ग। सेकंड है, इन ऑर्डर टू सपोर्ट इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी द बैंक हैज़ बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम रेजिंग लोन इन फॉरेन करेंसीज। तो बैंक को प्रोहिबिट किया है? नहीं, बैंक, ये जो बैंक है ये रेज कर सकता है, फॉरेन करेंसी में भी रेज कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो ये क्वेश्चन आया ही क्यों है? क्योंकि नेशनल, ये जो है ना, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रा एंड डेवलपमेंट बिल आया है अभी 2021 में, ठीक है। 2021 में अभी ये बिल आया है, 2021 के बजट में ये अनाउंस किया गया था, ठीक है। इसमें मेन क्या है? एक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की तरह, मतलब जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करेगा, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रा एंड डेवलपमेंट, ये सेटअप किया जाएगा, ठीक है। ये किसकी तरह सेटअप किया जाएगा? एज ए डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। एज ए डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इसको सेटअप किया जाएगा। और क्या है, ये मेनली क्या करेगा? लॉन्ग टर्म फाइनेंस करेगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस करेगा ऐसे सेगमेंट्स ऑफ इकोनॉमी के लिए जहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व हैं बियॉन्ड एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। मतलब ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है और ये क्या करेगा? लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करेगा। क्या ये बैंक्स की तरह पैसे लेगा? नहीं, ये बैंक्स की तरह पीपल से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। बैंक्स की तरह डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो क्या करेगा ये? तो ये पैसे कहाँ से लाएगा? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रा एंड डेवलपमेंट। तो ये जो पैसे है, ये पैसे लाएगा मेनली मार्केट से,
ठीक है, मार्केट से लाएगा, गवर्नमेंट से लेगा, आरबीआई से भी ले सकता है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स और म्यूचुअल फंड्स या फिर मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस, वहाँ से भी फॉरेन करेंसी में ये वो कर सकता है, बोरो कर सकता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ये रुपये में भी बोरो कर सकता है और फॉरेन करेंसी में भी बोरो कर सकता है। ठीक है, तो ये अभी स्टार्टिंग में जब ये सेट होगा तो ये क्या होगा, एज ए कॉर्पोरेट बॉडी ये सेटअप होगा। क्या होगा, एज ए कॉर्पोरेट बॉडी ये सेटअप होगा, किसके अंडर, एक सोसाइटी के अंडर सेटअप होगा ये। ठीक है, और मेन इसकी स्टार्टिंग की कैपिटल कितनी होगी, 1 लाख करोड़। कितनी होगी, 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ इसकी कैपिटल होगी। और इसको गवर्न कौन करेंगे, इसको गवर्न करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन गवर्न करेंगे इसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको गवर्न करेंगे। ठीक है, मेनली इसके चेयरपर्सन को सेंट्रल गवर्नमेंट वो करेगी, अपॉइंट करेगी आरबीआई से पूछ के। ठीक है, और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कि इसकी इन्वेस्टिगेशन, इसके एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको सैंक्शन ना मिल जाए। ठीक है, तो इसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उसके अगेंस्ट आप इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, नो इन्वेस्टिगेशन, ये भी बिल मिलाया गया है। ठीक है, इनके एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल आपको ना मिल जाए। ठीक है, और इसमें क्या है कि कोई भी पर्सन, इसमें ये भी बोला गया कि कोई भी पर्सन डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकता है। ठीक है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकता है कोई भी पर्सन। ठीक है, तो यही थी हमारी सारी चीज़ें। तो अब हो जाता है हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो ये अभी बिल आया है, मेनली डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को सेटअप करने की बात चल रही है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करेगा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को, बैंक्स की तरह डिपॉजिट ये नहीं लेगा। इसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती है। मार्केट, गवर्नमेंट, आरबीआई जो भी है इन सब से ये अपने पैसे बोरो करेगा। इट मीन्स ये मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से भी पैसे बोरो कर सकता है। ठीक है, और मेनली स्टार्टिंग की जो इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल होगी वो होगी 1 लाख करोड़। और इसको जो गवर्न करेंगे वो करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसका जो चेयरपर्सन होगा उसको करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट। ठीक है, तो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रा एंड डेवलपमेंट के बारे में पता चल गया। अभी 2020 के बजट में ये अनाउंस हुआ था, इसीलिए इसके बारे में सारी चीज़ें वो बता दिए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 हमें क्या बोलता है, अलांग चट्टोग्राम एंड गदानी, गदानी है ये, गदाम नहीं है, गदानी है। ठीक है, आर फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ये किसके लिए फेमस है, अलांग चट्टोग्राम एंड गदानी ये किसके लिए फेमस है। तो याद रखना ये क्या है, ग्लोबल शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री है के मेजर हब हैं, ग्लोबल शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री के मेजर हब हैं। ठीक है, अलांग सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा वो अलांग में है। और अलांग कहाँ पे है, गुजरात में। ठीक है, तो अलांग कहाँ पे है, ये जो अलांग है ये कहाँ पे है, गुजरात में है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है। ठीक है, अप्रोक्स 30% वर्ल्ड की शिप ब्रेकिंग यहीं पे होती है। ठीक है, अलांग, ठीक है, गुजरात में। चट्टोग्राम, चट्टोग्राम कहाँ पे, चट्टोग्राम है बांग्लादेश में। ये भी वर्ल्ड का अच्छा है, मतलब वर्ल्ड के अच्छे शिप ब्रेकिंग यार्ड्स में आता है। और गदानी कहाँ का है, पाकिस्तान का है। गदानी कहाँ का है, पाकिस्तान का है। तो ये अभी न्यूज़ में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि अभी इंडिया ने एक बिल पास किया है, रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट्स। क्या कौन सा एक्ट पास किया है, रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट, रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट अभी इंडिया ने पास किया है। ठीक है, और तो रिसाइकलिंग ऑफ शिप एक्ट पास किया है। तो इंडिया में शिप ब्रेकिंग यार्ड देखो कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो अलांग गुजरात में है। अगर मैं वर्ल्ड की बात करूँ, देखो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको लिखवाने जा रही हूँ, जो कि न्यूज़ में आए हुए थे। ठीक है, जो आ भी सकते हैं किसी एक स्टेटमेंट में मिलके, क्योंकि इसी साल ये अनाउंस हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मतलब जब ये जो रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट जो इंडिया ने अभी वो किया है 2019, ठीक है, तो देखो ये 2019 में आया रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट। तो क्या है, इंडिया ने इसके थ्रू हांगकांग जो कन्वेंशन है, हांगकांग जो कन्वेंशन है उसको असीड किया है। ठीक है, उसके प्रोविजंस को असीड किया है अभी हांगकांग कन्वेंशन के जो वो हैं जो भी रूल्स हैं उनको असीड किया है। ये हांगकांग कन्वेंशन कब आया था, ये 2009 में आया था। ठीक है, अडॉप्ट किया गया था। और मेनली किसके लिए है, शिप रिसाइकलिंग से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करता है। ये शिप रिसाइकलिंग से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, जितने भी ऑल द इश्यूज़, जितने भी इश्यूज़ होंगे वो सारे यही रिजोल्व करेगा। और मेनली इसमें क्या क्या वो होता है, इसमें आता है डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड प्रिपरेशन, ऑपरेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ शिप्स, ये आता है इसमें। डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ शिप्स, ये आता है हांगकांग कन्वेंशन में। ठीक है, क्या इसमें कौन से स्टेट्स ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी स्टेट्स ज्वाइन कर सकते हैं, ओपन फॉर एनी स्टेट। ठीक है, क्या अभी फोर्स में आ गया ये, नहीं, अभी तक येट नॉट इन फोर्स, येट नॉट इन
फोर्स, अभी ये फोर्स में नहीं आया है, ठीक है, अभी ये फोर्स में नहीं आया है। तो अभी आप बोलोगे कि तो ये अभी फोर्स में क्यों नहीं आया है? तो ये अभी फोर्स में इसलिए नहीं आया है क्योंकि इसको फोर्स में आने के लिए 3 कंडीशंस कंप्लीट होनी चाहिए। सबसे पहले 15 स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, सबसे पहले चाहिए 15 स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए इसको, ठीक है, सबसे पहले 15 स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए। और दूसरा होना चाहिए, जो वो स्टेट्स हैं वो 40% वर्ल्ड मर्चेंटाइज शिपिंग 40% वर्ल्ड मर्चेंटाइज शिपिंग उसमें कवर होनी चाहिए बाई ग्रॉस टनेज, ठीक है, उससे कवर होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, 3% कंबाइंड ग्रॉस टनेज, वॉल्यूम जो है, मैक्सिमम एनुअल शिप रिसाइकलिंग जो वॉल्यूम है, जो इसका वॉल्यूम है, मैक्सिमम एनुअल शिप रिसाइकलिंग जो इसका वॉल्यूम है वो 3% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, 3% से नहीं कम होना चाहिए जो वॉल्यूम है इसका, ठीक है, वॉल्यूम इससे नहीं कम होना चाहिए। और 40% मर्चेंटाइज शिपिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें अगर होंगी, जब ये 3 चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये 3 चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद ये ट्रीटी उसके 24 मंथ्स के बाद स्टार्ट होगी, उसके 24 मंथ्स के बाद ये ट्रीटी स्टार्ट होगी, मतलब उसके भी 2 ईयर्स के बाद, ठीक है, उसके भी 2 ईयर्स के बाद ये ट्रीटी स्टार्ट होगी, ठीक है। अभी इंडिया ने इसको 2019 में असेस कर लिया है, तो फर्स्ट कंडीशन तो कंप्लीट हो गई है इसकी, ये जो फर्स्ट कंडीशन है ये कंप्लीट हो गई है इसकी कि 15 स्टेट्स वाले, कि इंडिया 15 स्टेट बन गया है, इसको रेटिफाई कर दिया है कि 15 स्टेट्स वाली रेटिफिकेशन कंप्लीट हो गई है, और ये पहली कंडीशन फुलफिल हो गई है। लेकिन सेकंड और थर्ड अभी बची हैं। 40% वर्ल्ड मर्चेंटाइज शिपिंग का भी नहीं कंप्लीट हुआ है, और ना ही 3% वॉल्यूम वाला कंप्लीट हुआ है इसका, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये, और जो हमने ये एक्ट बनाया है इसके थ्रू इंडिया ने ये कर लिया है। और 2019 के जो रूल्स हैं जो हमने बनाए हैं, इसमें हमने हांगकांग कन्वेंशन के जो रूल्स हैं उसको भी इंक्लूड किया है, ठीक है, उसको भी इंक्लूड किया है साथ में। मेनली इसमें क्या है, हाँ एक और चीज़ में याद रखना, जो ये रिसाइकलिंग एक्ट है इसमें इंडिया ने क्या ही बोला है कि इसमें रिस्ट्रिक्ट होंगे या प्रोहिबिट होंगे, किसका यूज़ प्रोहिबिट होगा, किसका, हैजार्डियस मटेरियल्स का। हैजार्डियस मटेरियल्स आप शिप्स पे नहीं लगा सकते, ठीक है, उनका यूज़ रिस्ट्रिक्ट होगा, प्रोहिबिट होगा, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन है इसमें, लेकिन इसमें एक चीज़ एक्सेप्शन है, वॉरशिप्स जो होंगे और जो नॉन कमर्शियल शिप्स होंगे उनको छोड़ के, नॉन कमर्शियल शिप्स में आप लगा सकते हो और वॉरशिप्स में आप लगा सकते हो, उनको छोड़ के जो हैजार्डियस मटेरियल हैं वेदर वो रिसाइकिल हो रहे हैं चाहे नहीं हो रहे हैं, उनका रिस्ट्रिक्शन होगा, आप उनको शिप्स में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया इसका एक्सेप्शन, ठीक है। और तो कई सारी चीज़ें हैं, क्या हैं कई सारी चीज़ें कि इंडिया क्या, वर्ल्ड में 98% ऑल शिपिंग रिसाइकलिंग केवल 5 कंट्रीज़ में होती है। 98% से ज़्यादा रिसाइकलिंग केवल 5 कंट्रीज़ में होती है। वो कौन कौन सी कंट्री हैं? बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान एंड टर्की। ये 5 कंट्रीज़ हैं जिसमें वर्ल्ड की 98% शिप्स की रिसाइकलिंग होती है। इसमें से केवल और केवल इंडिया और टर्की हांगकांग कन्वेंशन के पार्ट है। ओनली इंडिया एंड टर्की हांगकांग कन्वेंशन के पार्ट है। चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तीनों में से कोई भी हांगकांग कन्वेंशन का पार्ट नहीं है। क्या एशिया से और भी कोई कंट्री है? यस, एशिया से जापान भी हांगकांग कन्वेंशन का पार्ट है, ठीक है, जापान भी हांगकांग कन्वेंशन का पार्ट है। इसी एक्ट में एक और चीज़, हांगकांग कन्वेंशन में एक और वर्ड यूज़ हुआ था, इन्वेंट्री ऑफ हैजार्डियस मटेरियल्स। इन्वेंट्री ऑफ हैजार्डियस मटेरियल्स कई जगह यूज़ हुआ है। इन्वेंट्री ऑफ हैजार्डियस मटेरियल्स होती है लिस्ट ऑफ हैजार्डियस मटेरियल्स, वेस्ट, स्टोर्स जो भी किसी शिप में स्टोर होते हैं, ठीक है। इससे उनकी लोकेशन पता चल जाएगी, अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी कितनी यूज़ हुई है ऑन बोर्ड शिप में, तो उससे पता चल जाएगा कि शिप में कितना है। तो आप अगर इन्वेंट्री रखोगे, लिस्ट रखोगे कि कहाँ पे कितना आपने हैजार्डियस मटेरियल यूज़ किए हैं, तो वो काफ़ी आसान रहेगा रिसाइकलिंग के टाइम पे, ठीक है। तो ये इन्वेंट्री ऑफ हैजार्डियस मटेरियल हो गया। और वर्ल्ड में 98% रिसाइकलिंग कहाँ पे होती है, टॉप कंट्रीज़ कौन से हैं? तो ये हैं बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, टर्की। और हांगकांग कन्वेंशन के बारे में आपको पता चल गया। अब हांगकांग कन्वेंशन के बारे में, जो शिपिंग के बारे में, अगर उससे क्वेश्चन गलत हो गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता आपका, ठीक है, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। हांगकांग कन्वेंशन मेन है, 2009 में एक्सेप्ट किया गया था, अभी तक फोर्स में नहीं आया है। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ लिख रखी है, और मेनली शिप रिसाइकलिंग के लिए है। डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ शिप्स में आता है, किसी भी स्टेट के लिए ओपन है, लेकिन अभी तक फोर्स में नहीं आया है। ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। फोर्स में तभी आएगा जब 15 स्टेट रेटिफाई कर देंगी, ये कंडीशन फुलफिल हो गई है। जब 40% वर्ल्ड मर्चेंटाइज शिपिंग का वो हो जाएगा, और जब 3% उसका वॉल्यूम कवर हो जाएगा, और उसके 24 मंथ्स के बाद ये ट्रीटी वो होगी,
लागू होगी। उसके बाद सब 98% जो ऑल शिपिंग रिसाइकलिंग जो होती है वर्ल्ड में वो बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और टर्की, इन 5 कंट्रीज़ में होती है। इनमें से इंडिया और टर्की ने साइन कर रखा है हांगकांग कन्वेंशन, जापान ने भी एशिया से साइन कर रखा है और किसी कंट्री ने नहीं कर रखा है। ठीक है, तो हमारा हर चीज़ हो जाती है हांगकांग कन्वेंशन के बारे में। अब हम इसको कट कर देते हैं, आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो ये क्या है, सारे अलांग, चट्टोग्राम एंड गदानी क्या है, ये शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री के मेजर हब्स हैं। ठीक है, अलांग तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंटली अकाउंट फॉर हाईएस्ट शेयर ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन रिन्यूएबल एनर्जी। देखो अभी जनवरी 2020 की बात बता रही हूँ मैं, 2021 की सोलर एनर्जी विंड पावर को मतलब ओवर पावर कर गई है, मतलब सोलर एनर्जी ज़्यादा हो गई है। पहले विंड की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ज़्यादा थी, लेकिन अभी सोलर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ज़्यादा हो गई है। तो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी किसकी है, सोलर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ज़्यादा है। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखना, अगर सोलर की लास्ट 5 ईयर्स में बात करें तो 5 टाइम्स लास्ट 5 ईयर्स में इसकी इंक्रीज़ हुई है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, किसकी, सोलर की। और अगर विंड की बात करें तो विंड की 2.2 टाइम्स इंक्रीज़ हुई है। कितनी हुई है, 2.2 टाइम्स इंक्रीज़ हुई है 2016-17 से 2020-21 में, और वो 5 साल में। ये 5 ईयर्स में मैं आपको बता रही हूँ, और ये इंक्रीज़ हुई है कितनी, 5 टाइम्स, और ये 2.2 टाइम्स इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। और अगर आप बात करो कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी गवर्नमेंट सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर बोल रही हूँ, जैसे कि सेंट्रल सेक्टर, स्टेट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, किसकी ज़्यादा है, तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में प्राइवेट सेक्टर की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आता है हमारा स्टेट सेक्टर, और उसके बाद आता है हमारा सेंट्रल सेक्टर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सेंट्रल सेक्टर। तो ये है ट्रेंड किसका, हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी प्राइवेट वर्सेस वो सेंट्रल सेक्टर। और अगर नॉर्मल बात करें सारी मिला के, तो थर्मल की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आती है हमारी रिन्यूएबल, उसके बाद आती है हमारी हाइड्रो, और उसके बाद आती है हमारी न्यूक्लियर एनर्जी। थर्मो में भी ट्रेंड है, जैसे कि कोल की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद गैस की है, उसके बाद लिग्नाइट की है, और उसके बाद डीजल की है। ऐसे ये है थर्मल का ट्रेंड। फिर उसके बाद आती है रिन्यूएबल में सोलर ज़्यादा है विंड से, फिर आ जाती है हाइड्रो, और फिर आ जाती है न्यूक्लियर। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखना, यहीं पे एक और ऑथोरिटी यूज़ हुई थी, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ये है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कब बनी थी ये, 2009 में बनी थी। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, किसी के हेडक्वार्टर्स नहीं, आबू धाबी में इसके वो हैं हेडक्वार्टर्स हैं। किसके, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, आबू धाबी में, यूएई में। ठीक है, मेंबर्स कितने हैं इसके, 164 मेंबर्स हैं। अभी देखो उसमें आया हुआ था AIIB के 80 से ज़्यादा मेंबर है, 164 मेंबर्स हैं इसके। क्या इंडिया मेंबर है, यस, इंडिया भी इसका मेंबर है, इंडिया भी इसका मेंबर, और फाउंडिंग मेंबर है इंडिया। कौन सा मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर है इंडिया। तो ये हो गया हमारा इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में हर चीज़। ठीक है, कि ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 2009 में बनी थी। अभी 2009 में और क्या हुआ था, हांगकांग कन्वेंशन भी 2009 में ही आया था। ठीक है, और अबू धाबी में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, और 164 कंट्रीज़ इसकी मेंबर है, इंडिया भी फाउंडिंग मेंबर में है इसका। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में प्राइवेट सेक्टर की सबसे ज़्यादा है, फिर स्टेट सेक्टर है, और फिर सेंट्रल सेक्टर है। बस सारा ट्रेंड हमने बता दिया है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। क्या बोलता है 57, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के बारे में बताना है। इट हैज़ बीन गिवन स्टैट्यूटरी बैकिंग अंडर RBI एक्ट 1934। इसमें इसको जो है स्टैट्यूटरी बैकिंग मिल गई है, किसके अंडर, RBI एक्ट के अंडर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इसको स्टैट्यूटरी बैकिंग मिली हुई है 1934 के RBI एक्ट के अंडर। सेकेंड है, इट कॉल्स अपॉन द गवर्नमेंट टू फिक्स द इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन कंसल्टेशन विद RBI एवरी 5 ईयर्स। इट कॉल्स अपॉन दी गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का मतलब मेन टेक ओवर है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग को फिक्स करना RBI से पूछ के हर 5 साल में। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और अब ये जो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग है कि मतलब इन्फ्लेशन टारगेटिंग का एक कंसेप्ट कब आया है, तो याद रखना 2016 में RBI एक्ट को अमेंड किया गया, और फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग का कंसेप्ट लाया गया, मतलब 4 + -2 के उसमें हमें रखनी है क्या, इन्फ्लेशन। ठीक है, और मेनली कौन इन्फ्लेशन को वो करता है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अभी बताया सेंट्रल गवर्नमेंट करती है इसको टारगेट, और मेनली किसके थ्रू होता है, CPI के थ्रू ये होता है, WPI CPI, CPI में मेन होता है, हर 5 साल में एक बार होता है। और क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनती है, क्या बनती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनती है जो डिटरमाइन करती है बहुत सारे रेट्स को। ठीक है, RBI में क्या होती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है। ये क्या है, ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसके अंडर है, ये भी RBI एक्ट के अंडर है, याद रखना। ठीक है, और ये क्या है, एट लिस्ट कम से कम 4 बार तो मिलेगी साल में। ठीक है, वैसे हर 2 महीने में मिलती है, लेकिन एट लिस्ट 4 टाइम्स तो इसको मिलना है, एट लिस्ट 4 टाइम्स ये पर ईयर में मिलेगी। ठीक है, कोरम कितना है इसका, 4 मेंबर्स का कोरम है,
4 मेंबर्स का कोरम है। टोटल मेंबर्स कितने हैं? 6 हैं, 3 आरबीआई की तरफ से और 3 गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, इनका टर्म कितना होता है? 4 ईयर्स का होता है। टर्म 4 ईयर्स का होता है। क्या ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है? नहीं, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। ठीक है नो। और इसका चेयरमैन कौन होता है इन 6 मेंबर्स में? तो जो आरबीआई का गवर्नर होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है इसकी कमेटी का। ठीक है, तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनानी चाहिए, ये किसने रिकमेंड किया था? उर्जित पटेल कमेटी ने। उर्जित पटेल कमेटी ने ये रिकमेंड किया था। ठीक है, याद रखना, ये सारी चीज़ें मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, तो इसका आंसर क्या आ गया? सी। ठीक है, हमें क्या बोला था? मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के बारे में पूछा था। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के बारे में बताना है। आरबीआई का प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन किस किस के लिए है? तो जो आरबीआई का जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है वो केवल और केवल शेड्यूल कमर्शियल मतलब बैंक्स के लिए ही है। ये कोऑपरेटिव बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं है, केवल और केवल आंसर आता है इसका ए। ठीक है, केवल बैंक्स के लिए, मेनली बैंक्स की फाइनेंशियल हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए और करेक्टिव एक्शन लेने के लिए है। जो बैंक्स वीक फाइनेंशियल कंडीशन के अंडर होते हैं वो आरबीआई की वॉच के अंदर आते हैं। ठीक है, और ये जो पीसीएफ फ्रेमवर्क था कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया था इसको। 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें क्या क्या किया जाता है पीसीएफ फ्रेमवर्क में? देखो, अगर आपके एनपीए ज़्यादा बन रहे हैं या फिर आप लॉस में लग रहा है आरबीआई को कि जा रहे हो, तो आरबीआई क्या करेगा? आपके जो भी ब्रांच एक्सपेंशन है या फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर मैनेजमेंट कंपनसेशन है, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। ठीक है, आपकी बोरोइंग मतलब अनरेटेड जो बोरोवर्स हैं उनको लोन्स देने से मना कर सकता है। और मतलब कंप्लीट बैन नहीं करता, लेकिन हाँ मना कर सकता है, प्रोहिबिट आपको कर सकता है। और इंटर बैंक मार्केट से आप बोरो नहीं कर सकते, उस पर भी आपकी वो लगा सकता है। इंटर बैंक से भी आप बोरो नहीं कर सकते और नए बिजनेस में आप एंटर नहीं कर सकते। ये सारे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंदर हैं कि वो आपको ज़बरदस्ती ये सारे आप पे वो लगा सकता है, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। ठीक है, पीसीएफ फ्रेमवर्क के अंडर आरबीआई। ठीक है, तो केवल कमर्शियल बैंक्स के लिए है, कोऑपरेटिव बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस के लिए ये नहीं है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। सर्विसेज प्राइस इंडेक्स। सर्विसेज प्राइस इंडेक्स कौन निकालता है? सर्विसेज प्राइस इंडेक्स कौन निकालता है? सर्विसेज प्राइस इंडेक्स निकालता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसमें क्या है? मेनली जो सर्विसेज हैं उनका अलग से इन्फ्लेशन निकाला जाता है, जैसे कि रेलवेज होगी, पोस्टल सर्विसेज होगी, बैंकिंग, एविएशन, इंश्योरेंस, इनका अलग से इन्फ्लेशन निकाला जाता है, उसको बोलते हैं सर्विसेज प्राइस इंडेक्स। ठीक है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर निकालते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंडर वो आते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क। नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट ये कब लॉन्च हुआ है? 2020 में ये लॉन्च हुआ है। नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क किसके लिए है? क्या है? अच्छा, ऐसे दे रखे हैं। ठीक है, सबसे पहले है इट इनवाइसेज टू ब्रिंग रेडिकल रिफॉर्म्स इन दी वे दिस सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स आर अंडरटेकन इन इंडिया। तो याद रखना, नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी ये मेनली रेडिकल रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करेगी, लेकिन किसमें? इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में। किसमें? इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में। जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं, जो सेंटर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स चला रहा है, जो इंडिया में इंफ्रा प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके लिए ये रेडिकल रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करेगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाती है हमारी रॉन्ग। सेकंड है इट इज़ ए कंबाइंड इफेक्ट ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड नीति आयोग। बिल्कुल, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और नीति आयोग दोनों ने इनको मिलकर बनाया है। और थर्ड है इट वुड इन्हेंस इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल। बिल्कुल, इससे क्या होगी? ये इन्हेंस करेगी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी दोनों ही, मतलब क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही प्रोफेशनल्स की। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो सेकंड एंड थर्ड सही है, फर्स्ट रॉन्ग है कि वो रेडिकल रिफॉर्म्स लाएगी कहाँ पे? वो एक और चीज़ इसमें, ये जो अभी हमें पॉलिसी बताई है 2020 में ये लॉन्च हुई है, इसमें एक 4 लेवल सर्टिफिकेशन सिस्टम भी लॉन्च किया गया है। 4 लेवल सर्टिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया गया है। ठीक है, क्या किया गया? प्रपोज किया गया 4 लेवल सर्टिफिकेशन सिस्टम को फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर्स। इसके लिए 4 प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। कौन सी पॉलिसी थी? याद कर लो फिर से। नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर्स के क्या किया गया है? 4 लेवल सर्टिफिकेशन स्कीम लाई गई है। ठीक है, प्रपोज की गई है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और नीति आयोग ने मिलकर इसको बनाया है। ठीक है, ये सारी आगे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए मेन है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में। क्वेश्चन नंबर 61 हमें क्या बोलता है कि कमेटी ऑन कंटेंट रेगुलेशन इन गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गवर्नमेंट जितनी भी एडवर्टीजमेंट निकालती है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, किसी पे भी, तो उसको कौन, मतलब उसको रेगुलेट करने वाली कमेटी को बोलते हैं कमेटी ऑन कंटेंट। वो उसमें कैसा कंटेंट जा रहा है, आप क्या उसमें डाल रहे हो, तो वो चीज़ है। ठीक है, उसके बारे में एक कमेटी बनी है। तो फर्स्ट है द स्टेट्स आर मैंडेटेड टू सेट अप 3 मेंबर कमेटी
ऑन कंटेंट रेगुलेशन इन गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट, बिल्कुल गवर्नमेंट के एडवर्टीजमेंट के लिए आपको स्टेट्स को क्या करना पड़ेगा, 3 लेवल कमेटी बिठानी पड़ेगी जो उसके कंटेंट को रेगुलेट करेगी। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, और जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट करेगी उन सब पे ही होगा ये, ठीक है। और ये किसने वो क्या है, ये चलो देख लेते हैं आगे। सेकंड है कमेटी हैज़ द पावर्स टू समन पुट एम्बार्गो एंड एड्रेस कंप्लेंट फ्रॉम जनरल पब्लिक, बिल्कुल उसका कंटेंट कैसा है, जनरल पब्लिक से कंप्लेंट भी ले सकती है और ये सारे काम भी वो कर सकती है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, जनरल पब्लिक की वो भी सुन सकती है ये। थर्ड, इलेक्शन द कमेटी इज मैंडेटेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये मेनली देखो याद रखना, ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको डायरेक्शन दिया था सेटअप करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में बोला था कि ऐसा होना चाहिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में ये कमेटी सेटअप की थी, ठीक है। 2016 में इंडिया ने ये कमेटी सेटअप कर दी थी, ठीक है, कमेटी ऑन कंटेंट रेगुलेशन इन गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर आ गया ए, ठीक है। और इसके बारे में कि सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट्स के बारे में। सबसे पहले कि मतलब मेनली क्या होना चाहिए एडवर्टीजमेंट का मेन पर्पस, कि आपके जो कैंपेन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मीट होने चाहिए कोस्ट इफेक्टिव मैनर में, ठीक है। आपको जो भी रूलिंग पार्टी के पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं उनको प्रमोट नहीं करना है, ठीक है। शुड नॉट प्रमोट द पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ रूलिंग पार्टी, रूलिंग जो पार्टी है उसके पॉलिटिकल इंटरेस्ट प्रमोट नहीं होने चाहिए उस गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट में। और क्या है और मेनली जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल ओब्लिगेशंस है वो भी फुलफिल होने चाहिए, ठीक है, उसके थ्रू। तो फर्स्ट एंड सेकंड सही है, थर्ड रॉन्ग है, हो जाता है हमारा क्वेश्चन ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में बताना है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, द चेयरमैन ऑफ कमीशन शुड बी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो इसका चेयरमैन होना चाहिए वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए। ऐसा नहीं है, उसका जो चेयरमैन है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हो सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस भी एलिजिबल हैं उसके वो बनने के लिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो हो गई रॉन्ग, ठीक है। ये नहीं है कि केवल वही होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं अदर्स वो भी एलिजिबल हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई रॉन्ग, इसका मतलब सेकंड सही है। इट मीन्स द कमीशन डज नॉट हैव द पावर टू ऑर्डर अरेस्ट और सेंटेंस कल्प्रिट, बिल्कुल इसके पास पावर नहीं होती किसी भी को अरेस्ट या सेंटेंस करने की। थर्ड है केसेस ओल्डर देन 6 months आर नॉट टेकन फॉर कंसिडरेशन बाय NHRC, ऐसा नहीं है, 1 साल से ज़्यादा वाले केस 1 ईयर से ज़्यादा वाले केस यहाँ पे वो नहीं होंगे, 6 महीने नहीं, 1 साल से ज़्यादा वाले केस नहीं ले सकती है, 1 साल से कम वाले केस ले सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाती है, तो आंसर क्या आ जाता है सी, ठीक है। आंसर क्या आ जाता है सी। और क्या है ये ह्यूमन राइट कमीशन, क्या है ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, इसीलिए ये कोई भी वो नहीं कर सकती, क्या नहीं कर सकती, अरेस्ट या पनिशमेंट्स नहीं दे सकती, ठीक है। 1 साल से ज़्यादा केसेस नहीं ले सकती। और क्या है स्टैट्यूटरी बॉडी है, यस ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। कब बनी थी, 1993 में बनी थी, ठीक है। किस एक्ट के अंडर बनी थी, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के अंडर बनी थी 1993 में जो आया था, ठीक है। और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर क्या होता है इसमें, स्ट्रक्चर होता है चेयरमैन होते हैं, एक तो चेयरमैन होते हैं अभी बताया, और उसके बाद 4 मेंबर्स होते हैं और 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। 4 मेंबर्स अलग होते हैं जिनको वाइल्ड फील्ड्स में एक्सपीरियंस होता है, और 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, जैसे कि जो मिनिस्टर होते हैं नेशनल कमीशन फॉर SC के, ST के, वुमेन के और माइनॉरिटीज़ के, ये 4 मिनिस्टर ये होते हैं, ठीक है। तो ये 4 मेंबर ये होते हैं, और इनका टेन्योर कितना होता है, इनका टेन्योर होता है 5 years और 70 years, मतलब 5 साल होता है और 70 years के जब तक नहीं हो जाते। क्या एलिजिबल हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में फर्दर के लिए, नॉट एलिजिबल, ठीक है। दोबारा एलिजिबल काम नहीं कर सकते कहाँ पे, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में। रिपोर्ट्स किसको देते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट देते हैं, ठीक है। सैलरी वगैरह कौन इनकी वो करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। रिमूव कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। किससे पूछ के करता है, प्रेसिडेंट। अपॉइंट जो अपॉइंट है वो प्रेसिडेंट किससे पूछ के करता है, एक 6 member कमेटी बैठती है, ठीक है। उसमें आते हैं प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन बोथ ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, और क्या आते हैं वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, वाइस चेयरपर्सन। ये सारे क्या होते हैं, ये कमेटी बनती है, ये कमेटी प्रेसिडेंट को बोलती है, और तब इनके जो चेयरमैन है वो अपॉइंट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होगी हमारी। और ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड हमने 2 कन्वेंशंस, इंटरनेशनल कन्वेंशंस और भी साइन कर रखे हैं, जो कि हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल राइट्स, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ये है। एक है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ठीक है। इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ये भी साइन कर रखा है इंडिया ने, ये भी साइन कर रखा है, ठीक है। दोनों ही हो जाते हैं हमारे कंप्लीट। तो NHRC के बारे में हमारी सारी स्टेटमेंट होगी सही। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी सारे अभी रिसेंट वाले हैं, जो स्कीम्स आई हुई हैं,
बिल्स आए हैं। इट इज़ ए सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट एजेंसी विच विल कंडक्ट एग्जाम टू ऑल गैजेटेड पोस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट। याद रखना ये सारी ऑल नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए होगा। किसके लिए होगा? नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए, गैजेटेड पोस्ट के लिए नहीं होगा। सेकंड है इट वुड कंडक्ट रिक्रूटमेंट फॉर डिफेंस पोस्ट एज वेल। यस, डिफेंस पोस्ट और सिविल पोस्ट दोनों के लिए करेगा प्री एग्जाम। ठीक है, ये दोनों के लिए प्री एग्जाम ये कंडक्ट करवाएगा। उसके अलावा क्या है, मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है CET वो करवाएगा ये। और तो क्या है, मेनली हेड करेगा इसको सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सेक्रेटरी लेवल का कोई पर्सन इसको हेड करेगा। ठीक है, नेशनल रिक्रूटमेंट इसको। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखने लायक है कि हेड कौन करेगा? सेक्रेटरी लेवल का कोई भी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। और आप अभी बोलोगे कि जो भी RRB, SSC और IBPS है क्या ये हट जाएंगे? नहीं, ये भी रहेंगे। ठीक है, ये भी रहेंगे। और ये जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है ये सोसाइटी है एक टाइप की, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर रजिस्टर की गई है। ठीक है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो 1860 का था उसके अंडर इसको रजिस्टर किया गया है। केवल और केवल सिंगल एजेंसी होगी सेंट्रल लेवल पे, कोई स्टेट का सब्सिडरी नहीं होगा, स्टेट लेवल पे कुछ नहीं होगा इसका। ठीक है, तो आंसर आ गया B। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 के बारे में बताना है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020। फॉरेन कंट्रीब्यूशंस कैन नॉट बी टेकन अप बाय प्राइवेट कंपनी। फॉरेन कंट्रीब्यूशन कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं ले सकती है। तो ऐसा तो नहीं है इसमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन में कोई भी प्राइवेट में, मतलब कोई भी पर्सन में, इंडिविजुअल भी आता है, एसोसिएशंस भी आते हैं, रजिस्टर्ड कंपनी भी होती है। यस, ले सकती है भाई, कोई भी कंपनी ले सकती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो हमारी रॉन्ग होगी कि नहीं ले सकती, ले सकती है प्राइवेट कंपनी। सेकंड है फॉरेन कंट्रीब्यूशंस आर अलाउड थ्रू बैंकिंग चैनल्स ओनली। बिल्कुल, केवल और केवल SBI की जो ब्रांच है दिल्ली वाली उसमें आपका अकाउंट होना चाहिए और वहीं से आपके पैसे आने चाहिए। ये स्टेटमेंट सही है कि केवल बैंकिंग चैनल से आपके पैसे आने चाहिए। थर्ड है जजेस, सिविल सर्वेंट, पॉलिटिकल पार्टीज आर रिस्ट्रिक्टेड टू टेक कंट्रीब्यूशन अंडर दिस एक्ट। ये भी स्टेटमेंट सही है। जजेस, सिविल सर्वेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, बिल्कुल ये अभी सिविल सर्वेंट्स, पब्लिक सर्वेंट्स इंक्लूड किया गया इस एक्ट में। पब्लिक सर्वेंट्स भी नहीं ले सकते। और MLA वगैरह, पॉलिटिकल पार्टीज, जजेस, जो न्यूज़पेपर के एडिटर्स हैं, इलेक्शन कैंडिडेट्स हैं, वो भी नहीं ले सकते। ठीक है, और अगर आप इंडियन हो तो आपको आधार कार्ड मैंडेटरी होगा। अगर आप फॉरेनर हो तो आपको कोई भी पासपोर्ट या फिर OCI कार्ड आपको रिक्वायर होगा वो करने के लिए। अगर देखो, हाँ एक और चीज़ है इसमें कि इस पे 20% लिमिट लगा दी। आप 20% से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में खर्च नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपके पैसे फॉरेन फंड्स आते हैं तो उसको आप 20% से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में खर्च नहीं कर सकते। ठीक है, और NGO को भी इसके अंदर डाल दिया है। ठीक है, NGO को वही बोल दिया कि जब मान लो किसी पे FCRA वाला एक्ट लग गया है तो वो गिल्टी होगा अनलेस प्रूवन। ठीक है, NGOs क्या होंगे? गिल्टी अनलेस प्रूवन वाला कंसेप्ट इसमें डाल दिया है। ठीक है, तो सेकंड एंड थर्ड इसका सही है, फर्स्ट रॉन्ग है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। स्टार कैंपेनर के बारे में बताना है। All political parties registration under Election Commission of India are allowed to have at least 20 स्टार कैंपेनर्स। जो भी हैं उनके पास 20 स्टार कैंपेनर्स होने चाहिए। और सेकंड है ऑल स्टार कैंपेनर्स आर सेलेक्टेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज देमसेल्व्स ऑन अप्रूवल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। थर्ड है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज रिलैक्स्ड फॉर स्टार कैंपेनर। क्या ऐसा है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो रिलैक्स हो जाता है स्टार कैंपेनर के? बिल्कुल भी नहीं होता, किसी के लिए नहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता। तो देखो आपको थर्ड स्टेटमेंट पता है, आपका आंसर निकल गया A and B, मतलब दोनों ही सही हैं। मतलब मिनिमम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको जो स्टार कैंपेनर्स चाहिए एटलीस्ट 20 चाहिए और 40 भी हो सकते हैं। ठीक है, और क्या है, ऑल स्टार कैंपेनर्स आर सिलेक्ट। यस, पॉलिटिकल पार्टीज़ खुद ही उनको सेलेक्ट करती हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी उनको खुद ही सिलेक्ट करती है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आंसर क्या आ गया इसका? थर्ड रॉन्ग, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट, तो आ गया A। आ जाते हैं 66 पे। क्या बोलता है? आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। आर्बिट्रेशन काउंसिल के बारे में बताना है। ठीक है, आर्बिट्रेशन काउंसिल फर्स्ट है दिस बॉडी वॉज सेटअप एज पर आर्बिट्रेशन काउंसिल एक्ट 1996। बिल्कुल, ये 1996 के अकॉर्डिंग सेटअप की गई थी। द चेयरपर्सन ऑफ काउंसिल मस्ट बी रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज ही होने चाहिए इसके चेयरमैन। तो ऐसा नहीं है कि यही होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज भी हो सकते हैं, कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी हो सकते हैं, या फिर कोई हाई कोर्ट के और भी जज हो सकते हैं, या फिर कोई एमिनेंट पर्सन भी हो सकते हैं, तो चेयर पर्सन ये नहीं है कि यही होनी चाहिए, नहीं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट हो गई रॉन्ग, और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होते ही हमारा आंसर आ जाएगा C। ठीक है, क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? आर्बिट्रेशन प्रोसेस को मोर यूज़र फ्रेंडली बनाना, इफेक्टिव बनाना और स्पीडी बनाना, और आर्बिट्रेटर्स की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना। ठीक है, तो ये इसका मेन है। तो अभी ये 2019 में अमेंड भी हुआ है। अमेंड हुआ है कब? 2019 में। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में आया है। तो
हो जाता है हमारा क्वेश्चन का सी आ जाते हैं ये, ठीक है। और 67 पे आरबीआई के बारे में बताना है। फर्स्ट है इट इम्प्लीमेंट्स एंड मॉनिटर्स द फिस्कल पॉलिसी। ये जो है मेन फिस्कल पॉलिसी को, देखो याद रखना, फिस्कल पॉलिसी को मॉनिटर कौन करता है? गवर्नमेंट। और मॉनिटरी पॉलिसी को कौन करता है? आरबीआई। तो इसमें बोल रहा मॉनिटरी पॉलिसी को मॉनिटर कौन करता है? आरबीआई। और फिस्कल पॉलिसी को कौन? गवर्नमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, हमारा आंसर आ गया बी, ठीक है। आंसर आ गया बी। यस, ये बैंकर है सभी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए, और इट इश्यूज एंड एक्सचेंजेस और डिस्ट्रॉय करेंसी एंड कॉइन्स नॉट फिट फॉर सर्कुलेशन। बिल्कुल, ये हटा भी सकती है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। क्या बोलता है? सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। क्वेश्चन पहले भी मैं करवा चुकी हूँ। किस मिनिस्ट्री के अंडर है ये? सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी किस मिनिस्ट्री के अंडर है? तो याद रखना ये किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर है ये। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग, तो हमारा आंसर ये आ गया पहला स्टेटमेंट रॉन्ग होते ही। क्या? कि इट वाज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर बनी थी ये सबसे पहले। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी जल शक्ति के अंडर आती है और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर बनी थी जब बनी थी। दूसरा है इट इज़ द नेशनल अपेक्स एजेंसी फॉर मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। बिल्कुल, ये अपेक्स एजेंसी है उसके लिए। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, 2 भी सही है, 3 है। तो ये होगी अथॉरिटी के बारे में। एक था सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। ये 1970 में एस्टेब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर, और ये भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर ही सेटअप किया गया था, ठीक है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ये अथॉरिटी थी, ये बोर्ड है। अच्छा, दोनों ही बोर्ड है, सॉरी, ठीक है। स्टार्टिंग में ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर सेटअप किया गया था ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ठीक है। और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, और बाद में किस में ये चेंज कर दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में इसको डाल दिया गया, ठीक है। 1970 में एस्टेब्लिश हुआ था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर, ठीक है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ठीक है। आ जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 69 पे। विद रिस्पेक्ट टू अरावली रेंज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अरावली रेंज के बारे में बताना है। इट इज़ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ फोल्ड माउंटेन्स इन इंडिया। ये इंडिया में फोल्ड माउंटेन्स की ओल्डेस्ट रेंज है, बिल्कुल। इट इज़ ए माउंटेन रेंज रनिंग इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, बिल्कुल। स्टार्टिंग नियर दिल्ली, दिल्ली से शुरू होती है, पासिंग थ्रू हरियाणा, हरियाणा से पास होती है। यूपी नहीं, यहाँ यूपी नहीं आता बीच में, राजस्थान से भी होती है और गुजरात से भी होती है, लेकिन यूपी बीच में नहीं आता है। तो सेकंड स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग, सेकंड रॉन्ग होते ही फर्स्ट सही है, तो आंसर आ गया ए। हाईएस्ट पीक इसकी धूपगढ़ है, नहीं, इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है? इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर, ठीक है, गुरु शिखर है इसकी हाईएस्ट पीक, ठीक है। और ये धूपगढ़ कहाँ की हाईएस्ट पीक है? धूपगढ़ हाईएस्ट पीक है सतपुड़ा रेंज की। किसकी है? सतपुड़ा रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है ये, ठीक है। एमपी में है, पंचमढ़ी में, एमपी के पंचमढ़ी में है ये सतपुड़ा की हाईएस्ट रेंज धूपगढ़, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, ये होगा आंसर 70 पे। पब्लिक अकाउंट के बारे में बताना है। इट इज़ कंस्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 266 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 266 के अंडर है ये, बिल्कुल। द गवर्नमेंट मीट्स ऑल द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द, सारे एक्सपेंडिचर, एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत, सारे एक्सपेंडिचर नहीं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से भी तो लेते हैं मेनली सारे एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग, तो आंसर आ गया हमारा सी, ठीक है। द गवर्नमेंट डज नॉट नीड परमिशन टू टेक एडवांसेस फ्रॉम दिस अकाउंट। बिल्कुल, गवर्नमेंट को इसके पैसे निकालने के लिए उसकी ज़रूरत नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। पीवीटीजीज क्वेश्चन बहुत बार करवा चुकी हूँ मैं, ठीक है, करंट अफेयर्स में। 75 हैं, बिल्कुल 75 हैं। 18 स्टेट्स में, यस 18 स्टेट में है। 3 यूटीज़ में नहीं, 1 यूटीज़ में, ओनली 1 यूटी में। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी होगी रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, आंसर आ गया सी। अमंग दी लिस्टेड पीवीटीजीज जो हाईएस्ट है वो आंध्रा में है, नहीं, आंध्रा में सबसे ज़्यादा नहीं है, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आंध्रा में है, ठीक है। 13 है अप्रोक्स यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी हो जाता है हमारा सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। सबसे पहले इट इज़ ए इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू रेडियो एस्ट्रोनॉमी, बिल्कुल रेडियो एस्ट्रोनॉमी के लिए डेडिकेटेड है। सेकंड है इट हेडक्वार्टर्ड इन यूके, बिल्कुल यूके में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। और 10 कंट्रीज़ मिलके, जिसमें इंडिया भी पार्ट है, वो इसको वो कर रहे हैं, बिल्कुल। और 10 कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं याद रखना? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, चाइना, इटली और स्वीडन, नीदरलैंड और कौन सा यूके। ये सारी कंट्रीज़ मिलके इसको एस्टेब्लिश कर रही हैं। इसमें 2 वो होंगे, क्या डिस्क होंगी, जो एक ऑस्ट्रेलिया में होगी और एक, मतलब 2 डिस्क होंगी, एक ऑस्ट्रेलिया में होगी और एक अफ्रीका में होगी, ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल डिश, ये तो 2 डिस्क हैं। अगर सिंगल डिस्क की सबसे बड़ा कहाँ पे है उसको बोलते हैं स्काई आई, जो कि चाइना का है। स्काई आई क्या है ये भी पूछ सकते हैं, स्काई आई क्या है? चाइना का एक रेडियो टेलीस्कोप है, ठीक है, चाइना का है।
तो ये है लार्जेस्ट। तो एक है सेकंड लार्जेस्ट सिंगल डिस्क रेडियो एस्ट्रोनॉमी में आता है कौन सा, अरेसीबो आता है, ठीक है, अरेसीबो, जो कि 2020 में कोलैप्स हो गया है, ठीक है। चाइना का स्काई आई सबसे बड़ा है अभी, ठीक है। तो आंसर आ गया डी, सारे सही हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। पल्सिस के बारे में बताना है, पल्सिस के बारे में हमें बतानी है स्टेटमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले है इंडिया रैंक सेकंड बोथ इन एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ पल्सिस। याद रखना इंडिया जो है सेकंड नहीं है, फर्स्ट है, एरिया में भी, प्रोडक्शन में भी, कंजप्शन में भी, एरिया में भी, प्रोडक्शन में भी और कंजप्शन में भी सबसे आगे है इंडिया। अगर एरिया की बात करें तो 35% एरिया मतलब ग्लोबल बोया जाता है, तो उसका 35% इंडिया में बोया जाता है। और प्रोडक्शन की बात करें तो 25% प्रोडक्शन इंडिया में होता है, ठीक है, 25% वर्ल्ड प्रोडक्शन इंडिया में होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी रॉन्ग, सेकंड नहीं है, फर्स्ट है इंडिया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग, तो आ गया हमारा आंसर बी। इट मीन्स अमंग ऑल पल्सेस चीक पी इज मेजर पल्स, ये मेजर पल्स है और रैंक फर्स्ट है इसकी, एरिया में भी, प्रोडक्शन में भी, प्रोडक्टिविटी में, नेशनल लेवल पे बिल्कुल। एमपी जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस का, ये भी सही है। एमपी के बाद आता है राजस्थान, ठीक है। और पल्सेस जो हैं रबी में भी उगाई जाती हैं, कुछ खरीफ में भी उगाई जाती हैं। तो याद रखना रबी पल्सेस का जो वो है, रबी पल्सेस 60% होती हैं खरीफ से, ठीक है। तो मतलब रबी पल्सेस का जो वो है वो ज़्यादा होता है। और याद रखना यूएन जनरल असेंबली ने 2016 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस भी घोषित किया था, ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस भी घोषित किया था। एक और चीज़ याद रखना, पीआईबी कहीं नहीं दे रखी है, पीआईबी में ये न्यूज़ थी जब मैं मतलब पढ़ रही थी पीआईबी की न्यूज़, ग्लोबल पल्स कॉन्फेडरेशन, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। ग्लोबल पल्स कॉन्फेडरेशन जो है ये 1963 में बनी थी, कहाँ पे, फ्रांस में बनी थी। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, याद रखना दुबई में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। आज एक और ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स दुबई में थे, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के, ठीक है। दूसरे हेडक्वार्टर्स आए ग्लोबल पल्स कॉन्फेडरेशन के, पल्स और रिन्यूएबल एनर्जी दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, दुबई में। ये दुबई में हेडक्वार्टर कब शिफ्ट हुए हैं इसके, 2009 से हैं, ठीक है। ये क्या है, नॉन प्रॉफिट कॉन्फेडरेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मान लो इसको। मेनली पल्स के प्रोडक्शन, कंजप्शन, अवेयरनेस, ट्रेड, हर चीज़ के बारे में ये देखती है, ठीक है, ठीक है। तो ग्लोबल पल्स कॉन्फेडरेशन के बारे में ये चीज़ याद रखना, ठीक है। पीआईबी में ये न्यूज़ दे रखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर आ गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है। फर्स्ट है इट इंक्लूड्स ट्रीटमेंट इन विच ओनली स्पर्म्स आर हैंडल्स, ऐसा नहीं है, स्पर्म्स, एग्स, एम्ब्रायो सारी चीज़ हैंडल की जाती हैं। इन विच ए वुमेन टेक्स मेडिसिन ओनली टू स्टिमुलेट एग्स प्रोडक्शन, तो ये नहीं होगा। सेकंड है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसका मोस्ट और कॉमन इफेक्टिव मेथड है, बिल्कुल ये सही है, तो आंसर आ गया बी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे, लिंगायत्स के बारे में क्वेश्चन पहले हो चुका है, ठीक है। दे आर डिवोटीज ऑफ शिवा इन कर्नाटका, बिल्कुल ये शिव के डिवोटीज हैं, कहाँ पे, कर्नाटका में, ठीक है, ये है। सेकंड है दे फॉलो द 12th सेंचुरी सेंट फिलोसोफर श्रीकांताचार्य, नहीं ये किसको फॉलो करते हैं, बासवाना को, बासवाना, ठीक है, बासवाना सेंट जो थे 12th सेंचुरी में, उनको ये फॉलो करते हैं। और उन्होंने क्या किया था, वेदास को रिजेक्ट किया था, और उन्होंने तो कास्ट सिस्टम को भी वो किया था, वो करे था, मतलब हिंदू के सारे जो थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिए थे। तो सेकंड स्टेटमेंट होगी रॉन्ग, तो सेकंड रॉन्ग होगी, तो हमारा आंसर आ गया बी। दे स्कोन टेम्पल एंड आइडियल, बिल्कुल टेम्पल को भी वो किया था और आइडियल वर्शिप को भी उन्होंने वो किया था। तो थर्ड भी सही है, फर्स्ट भी सही है। और तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70, स्ट्रिक्ट मोनोथेइस्ट थे ये, ठीक है। और यहाँ याद रखना इन्होंने संस्कृत को इग्नोर किया था, इग्नोर्ड संस्कृत, एंड कन्नड़ में मेनली इन्होंने वो किया था, मतलब यूज़ की थी इन्होंने, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, सफ़र के बारे में बताना है, सफ़र के बारे में बताना है। पोल्यूटेंट्स मॉनिटर अंडर सफ़र एंड एयर क्वालिटी इंडेक्स सीम, क्या ऐसा हो सकता है, नहीं है। सेकेंड है सफ़र सिस्टम हैज़ बीन डेवलप्ड बाय IMD अलॉन्ग विद अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल इन दोनों ने मिलकर सफ़र सिस्टम को डेवलप किया है। लेकिन सफ़र में पोल्यूटेंट्स अलग हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स में अलग है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मैंने एक दिन 8 बताए भी थे, क्या क्या थे, PM 2.5, PM 10, और क्या क्या बताए थे, ओजोन, NH3, SO2, NO2, CO, PB, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और PB, ये सारे मैंने बताए थे एयर क्वालिटी इंडेक्स में। सफ़र में अलग टाइप के हैं, जैसे कि यहाँ पे PM 1 भी आता है, PM 1 आता है तो PM 2.5 आता है और PM 10, तीनों ही आते हैं।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्लैक कार्बन, नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन्स, नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बेंजीन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। उसके बाद जो भी मर्करी मॉनिटर्ड मीटेरोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं, जैसे कि यूवी रेडिएशन हो गया, रेनफॉल हो गया, टेम्परेचर हो गया, विंड स्पीड हो गया, विंड डायरेक्शन होगी, सोलर रेडिएशन होगी, ये सारे सफ़र में वो किए जाते हैं, लेकिन ये एयर क्वालिटी इंडेक्स में नहीं किए जाते। तो आंसर क्या आ गया इसका? बी। ठीक है, आंसर क्या आ गया? बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। ग्रेट लेदरबैक टर्टल के बारे में बताना है। ग्रेट लेदरबैक टर्टल, फर्स्ट है लेदरबैक टर्टल इज द लार्जेस्ट ऑफ लिविंग टर्टल, बिल्कुल ये लार्जेस्ट है, तो ये कट गया हमारा। सेकंड है लेदरबैक्स आर लिस्टेड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड ऑन IUCN रेड लिस्ट। देखो मैंने एक दिन आपको बताया था, ओलिव रिडले टर्टल, लोगरहेड टर्टल और लेदरबैक टर्टल, ये तीनों किस कैटेगरी में आते हैं? वनरेबल कैटेगरी में आते हैं। उसके अलावा बताया था जो हॉक्सबैक टर्टल है वो आता था क्रिटिकली इंडेंजर्ड में, और एक था हमारा ग्रीन टर्टल, वो था इंडेंजर्ड में। तो इसमें बोला था क्रिटिकली इंडेंजर्ड, लेकिन हम सेकंड स्टेटमेंट को कहीं गलती नहीं कर पा रहे हैं, तो सब में ही दे रखे हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट मेरे को गलत लग रही है, आप एक बार इसको चेक कर लेना, बट क्वेश्चन के हिसाब से तो आप सारों में ही दे रखे, तो इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, मतलब वैसे रॉन्ग है बट कर नहीं सकते। थर्ड है दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस ऑल ओशंस, ये सब ओशंस में नहीं पाए जाते हैं, आर्कटिक और अंटार्कटिका में ये नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट हो गई हमारी रॉन्ग, तो आ गया इसका आंसर सी। ठीक है, तो आप एक बार देख लेना, शेड्यूल 1 में आते हैं ये। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। डिकिंसोनिया के बारे में बताना है। डिकिंसोनिया, ठीक है, फर्स्ट है डिकिंसोनिया इज एन एक्सटिंक्ट जीनस ऑफ बेसल एनिमल दैट लिव ड्यूरिंग लेट इडेकेरियन पीरियड, बिल्कुल। द फॉसिल्स ऑफ डिकिंसोनिया हैज़ बीन फाउंड इन यूपी, याद रखना यूपी में इसके वो नहीं मिले हैं, इसके जो वो मिले हैं एमपी में। इसके फॉसिल्स कहाँ पे मिले हैं? एमपी में मिले हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। और एमपी में भी कहाँ पे? भीमबेटका रॉक शेल्टर में मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं? भीमबेटका रॉक शेल्टर में मिले हैं, भीमबेटका रॉक शेल्टर में इसके वो मिले हैं फॉसिल्स। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। भीमबेटका रॉक शेल्टर के बारे में पूछ लिया। सबसे पहला है रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका आर इन फुट हिल्स ऑफ विंध्या माउंटेन, बिल्कुल विंध्या माउंटेन के उसमें है, ये फुट हिल्स पे है। सेकंड है अर्लीस्ट रॉक पेंटिंग हियर बिलोंग टू मिजोलिथिक एरा, यहाँ पे जो अर्लीस्ट रॉक पेंटिंग है वो मिजोलिथिक एरा की है, ये भी स्टेटमेंट सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर आ गया सी। और याद रखना ये भीमबेटका जो रॉक शेल्टर ये है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। अर्का सुबह क्या है? अर्का सुबह क्या है? अगर आपने न्यूज़ में सुना होगा तो आप इसको बता दोगे। अर्का सुबह क्या है? तो अर्का सुबह क्या है? एक मैरीगोल्ड की वैरायटी है। क्या है? एक मैरीगोल्ड की वैरायटी है जिसमें कैरोटीन कंटेंट 2.8% है। नॉर्मल मैरीगोल्ड में कैरोटीन कंटेंट कितना होता है? 1.4%, और इसमें कितना है? 2.8%। ठीक है, मेनली फार्मा सेक्टर, पोल्ट्री सेक्टर या फिर योक बनाने में भी मतलब मेजर यूज़ होता है। इंडिया मेनली इसको इम्पोर्ट ही करता है, कैरोटीन को। मेनली इंडिया कैरोटीन कंटेंट को मतलब कैरोटीन को इंपोर्ट ही करता है चाइना से। ठीक है, तो इसके अगर ये आ जाता है, ये हो जाता है, तो इंडिया में भी ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है। तो अर्का सुबह क्या है? एक मैरीगोल्ड की वैरायटी है। ठीक है, याद रखना, अर्का सुबह क्या है? एक मैरीगोल्ड की वैरायटी है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो मैंने इन्वायरमेंट के बायोडाइवर्सिटी के क्वेश्चन करवाए हैं, उसमें बायोडाइवर्सिटी भी और एक्ट वाले जो क्वेश्चन हैं उनमें क्वेश्चन आया था कि अन्नामलाई जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें कौन कौन से वो आते हैं। उसी टाइम पे करवाया था कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट उसकी करेक्ट थी नीलगिरी वाले की। ठीक है, तो याद रखना, यस वायनाड नीलगिरी का पार्ट है। और सेकंड है सम पार्ट ऑफ सेंचुरी हैज़ बीन कैटेगराइज्ड एज इको सेंसिटिव जोन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल इको सेंसिटिव जोन वो किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इसका कुछ पार्ट। और इको सेंसिटिव जोन किस एक्ट के अंडर वो होता है? तो ये होता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर सेटअप होता है। ठीक है, ये कौन सा है? इको सेंसिटिव जोन। ठीक है, तो हो जाता है हमारा। और ये जो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये प्रोजेक्ट एलिफेंट में भी आती है। किस में आती है? ये प्रोजेक्ट एलिफेंट में भी आती है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर क्या आ गया? सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। वेम्बनाड लेक, वेम्बनाड लेक कहाँ पे है? केरला में। कहाँ पे है? केरला में। सेकंड, इट इज़ द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, इंडिया का ये लॉन्गेस्ट लेक है। ठीक है, ये क्या है? इंडिया का लॉन्गेस्ट लेक है, बिल्कुल। इट इज़ द रामसर साइट, यस रामसर साइट, और सेकेंड लार्जेस्ट रामसर साइट है सुंदरबन के बाद। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट रामसर साइट है। थर्ड है द लेक बॉर्डर्स फेमस टाउन्स ऑफ अल्पुजा टाउन भी है, कोटायम है, और एक है यहाँ पे इरनाकुलम, एक इरनाकुलम भी है। ठीक है, तो 3 यहाँ पे टाउन्स है फेमस। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा कंप्लीट, तीनों स्टेटमेंट सही हैं, आंसर आ गया डी। आ जाते हैं 83 पे। अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड के बारे में बताना है। नॉर्थ टू साउथ कौन सा है? सबसे पहले कोको चैनल, 10 डिग्री चैनल और डंकन। देखो जो कोको चैनल है ये किसके बीच में है? इंडिया और म्यांमार के बीच में, तो सबसे पहले तो यही होगा।
10 डिग्री चैनल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बीच में है। डंकन जो लिटिल अंडमान है और जो साउथ अंडमान है उनके बीच में है, मतलब उनके बीच में है। तो सबसे ऊपर आएगा कोको आइलैंड, फिर आएगा डंकन आइलैंड और उसके बाद आएगा हमारा 10 डिग्री चैनल। तो सबसे पहले आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 1। देख लो किसमें है, सबसे पहले आएगा 2, फिर 3, फिर 1। आंसर आ गया सी। ठीक है, और एक और चैनल देखो, हाँ ये हो गया 10 डिग्री चैनल, डंकन हो गया, ये भी हो गया। एक है कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, इन दोनों के बीच में भी एक चैनल है, उसको बोलते हैं सोमब्रीरो चैनल। क्या पता कभी आ जाए। ठीक है, सोमब्रीरो चैनल उसको बोलते हैं। ठीक है, और मिडल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में है, मिडल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच से में है यहाँ पे बैरन आइलैंड, यहाँ पे कौन है, बैरन आइलैंड। और सबसे ऊपर है यहाँ पे नारकोंडम आइलैंड। ठीक है, याद रखना इनको। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। इकोलॉजिकल निके बता चुकी हूँ पहले ही। इसमें क्या है, निके दोनों चीज़ों के बारे में बताता है, उसके हैबिटेट के बारे में भी और उसके फंक्शनल रोल के बारे में भी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, फंक्शनल रोल के बारे में भी बताता है और उसके नॉर्मल हैबिटेट के बारे में भी बताता है। सेकंड है ग्रासलैंड एंड एस्टुअरीज आर इकोटोन, बिल्कुल ये इकोटोन है, तो आंसर आ गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। अंगरिया बैंक क्या है, अंगरिया बैंक। ठीक है, अंगरिया बैंक क्या है। सबसे पहले इट इज़ अ शैलो सबमर्ज्ड अटोल आइलैंड लोकेटेड ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, बिल्कुल वेस्टर्न कोस्ट में है, अटोल है और मेनली क्या है ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में है। और इकोलॉजिकल ये क्या होते हैं, ये ईईजेड जोन के अंदर है। ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आते हैं। तो क्या ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर है, नहीं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर प्रोटेक्टेड नहीं है, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आते हैं। तो फर्स्ट सही है, सेकंड रॉन्ग है। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। लोकटक लेक कहाँ पे बताया था, मणिपुर में। ठीक है, इट इज़ फेमस फॉर फ्लोटिंग बायोमास आइलैंड फुमडिस, बिल्कुल फुमडिस भी बताया था, फ्लोटिंग बायोमास को बोलते हैं। केबुल लामजो नेशनल पार्क बिल्कुल इसी के बीच में है, जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है वर्ल्ड का अकेला। क्या ये मिजोरम में, अभी बताया मणिपुर में है, तो थर्ड रॉन्ग है, तो आंसर आ गया ए। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। शोला ग्रासलैंड के बारे में बताना है। These are patches of stunted tropical montane forest, बिल्कुल। They are found in valley amid rolling grassland to the higher montane region of South India. There is high concentration of lichen, mosses, ferns and orchid, बिल्कुल, क्योंकि वो ग्रासलैंड है, पेड़ पौधे तो बड़े बड़े होंगे नहीं, तो आंसर क्या आ गया इसका डी। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। नॉर्दर्न रिवर टेरापिन क्लाउडेड लेपर्ड, देखो दो के बारे में नहीं बताया, लेकिन मैंने रेड पांडा के बारे में बायोडाइवर्सिटी वाले उसमें बताया था कि जो रेड पांडा है वो क्या है, वल्नरेबल नहीं है। रेड पांडा क्या है, इंडेंजर्ड है। ठीक है, इसके बारे में मैंने बायोडाइवर्सिटी में बताया था, अगर आपने इन्वायरमेंट का लेक्चर मेरा देखा हो। तो अगर आप थर्ड क्वेश्चन को रॉन्ग कर दोगे ना तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो क्लाउडेड लेपर्ड है वो क्या है, वल्नरेबल है, ये वल्नरेबल है, वो इंडेंजर्ड है। और जो नॉर्दर्न रिवर टेरापिन है वो क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अब इनको याद रख लेना, नॉर्दर्न रिवर टेरापिन क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, क्लाउडेड लेपर्ड क्या है, वल्नरेबल है, और रेड पेंडा क्या है, इंडेंजर्ड है। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये भी मैं करा चुकी हूँ, किसके अंडर आती है ये, क्या बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंडर आती है, नहीं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आती है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर बनती है। और इसको हेड कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसको हेड करते हैं, तो बिल्कुल ये इसको हेड करते हैं, तो आंसर क्या आ गया बी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। ये सारे टाइगर रिजर्व के बारे में बता रखा है। उदांती सीता नदी कहाँ पे है, तो याद रखना ये कहाँ पे, यूपी में नहीं है, ये कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। अचानक मार, ये उड़ीसा में नहीं है, ये भी कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। नवेगांव नजीरा महाराष्ट्र में, ये सही है, महाराष्ट्र में ही है। तो इसमें पूछा इनकरेक्टली मैच्ड कौन से, गलत कौन से, तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, तो आंसर आ गया ए। आंसर आ गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीजेस वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, नहीं, कौन निकालता है, IMF निकालता है। कौन निकालता है, IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। सेकंड है द रिपोर्ट रैंक्स कंट्रीज इन टर्म ऑफ पर कैपिटा GDP बेस्ड ऑन PPP, बिल्कुल ये इसी पे बेस होती है, तो आंसर क्या आ गया बी। ठीक है, आंसर क्या आ गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। क्या बोलता है, ग्रोस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट फर्स्ट है, इट प्रोवाइड्स फंडामेंटल मेजर ऑफ ग्रोथ बाय इंक्लूडिंग द फैक्टर्स दैट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन एंड एक्युमुलेशन ऑफ नॉलेज, बिल्कुल। द मॉडल वाज फर्स्ट यूज टू कैलकुलेट GDP फॉर स्वीडन, ने इंडिया के लिए सबसे पहले यूज़ किया गया है, ये इंडिया के लिए सबसे पहले ये मॉडल यूज़ किया गया है। ठीक है, और किसने इसको, किस प्रोफेसर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, उनका नाम था उम्बर्टो सुल्पासो। ठीक है, इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, स्वीडन में नहीं, इंडिया में सबसे पहले इसको यूज़ किया गया था, और फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो आंसर आ गया ए। आ जाते हैं 93 पे। सर्विसेज ट्रेड रेस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स कौन निकालता है, तो याद रखना सर्विसेज ट्रेड रेस्ट्रिक्टिव इंडेक्स निकालता है OECD।
कौन निकालता है? OECD, ठीक है, OECD। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। कौन सी रिवर इंडिया और म्यांमार दोनों से फ्लो करती है? तो ओनली कालादान रिवर फ्लो करती है इंडिया और म्यांमार से, ठीक है। मेकोंग रिवर जो है वो चाइना हो गया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, इन सब से फ्लो करती है। और इरावदी जो है वो म्यांमार से ही फ्लो करती है ओनली। तो केवल कालादान रिवर है जो इंडिया से फ्लो करती है और इससे भी फ्लो करती है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत ही अच्छे से में करवा चुके हैं हम पॉलिटी वाले लेक्चर में। इट वॉज इंसर्टेड बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट, बिल्कुल 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में हुआ था, ठीक है, तब इंट्रोड्यूस हुआ था। सेकंड, द डिसीजन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन इज फाइनल एंड कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट। देखो पहले था कि उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता था, लेकिन ये अब हटा दिया गया है। कौन से केस में? कियोतो होलोहन केस में बोला कि नहीं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये प्रोविज़न हटा दिया कियोतो होलोहन केस में, ठीक है। कियोतो होलोहन केस शायद आपको सर ने बताया भी होगा, ठीक है। कियोतो होलोहन केस में इसको हटा दिया गया है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट सही है, तो आंसर आ गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। 14th अमेंडमेंट में किस किस शेड्यूल में चेंज किया गया? तो याद रखना 14th है नहीं, 14th में तो फर्स्ट और फोर्थ दो में चेंज किया गया था। फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल दो में ही चेंज किया गया था, 9th में चेंज नहीं किया गया था, ठीक है। 14th अमेंडमेंट एक्ट में 1 और 4 दो ही शेड्यूल में चेंज किया गया था, ठीक है। थर्ड में नहीं किया गया था, तो थर्ड में नहीं किया गया था, तो आंसर आ गया बी, ठीक है। आंसर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। मखाना कहाँ का वो है? तो याद रखना ये कहाँ का है? बिहार का ही है। गुच्ची मशरूम कहाँ का? वेस्टर्न घाट्स का नहीं, गुच्ची मशरूम है जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है। ब्लैक मशरूम भी बोलते, बहुत महंगा मशरूम है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हो गई रॉन्ग, सेकंड रॉन्ग, फर्स्ट सही, तो आंसर आ गया सी। इसबगोल कहाँ का है? इसबगोल कहाँ का है? राजस्थान का है, तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इसबगोल कहाँ का है? राजस्थान का है, तो ये GI टैग्स हैं, ठीक है। तो हो गया हमारा क्वेश्चन सही, ठीक है, याद रखना इसको। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। एयरक्राफ्ट ऑपरेशन लीजेज, फ्रेमवर्क फॉर एयरक्राफ्ट ऑपरेशन लीजेज किसने रिलीज़ की है? ये रिपोर्ट किसने रिलीज़ की है? तो याद रखना ये की है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी ने इसको रिलीज़ किया है, ठीक है। क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है ये क्या है? फ्रेमवर्क लीजेज क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, याद रखना। ये ऑथोरिटी क्या है? ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। सिटी इनोवेशन इज़ अ रैंकिंग ऑफ सिटीज़ ऑन प्रमोटिंग इनोवेशंस। ये जो है सिटीज़ को इनोवेट करने के लिए रैंकिंग दी गई। देखो इसमें रैंकिंग नहीं दी जाती है, ठीक है, इसमें रैंकिंग नहीं दी जाती है, लेकिन हाँ इनोवेशंस को प्रमोट करने के लिए है। ये सिटीज़ को कनेक्ट किया जाएगा इनोवेटर्स से, ठीक है, नेशनल इकोसिस्टम में, ठीक है। तो कोई रैंकिंग नहीं प्रोवाइड की जाएगी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग। नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन एम्स टू क्रिएट ए शेयर्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल सिटीज़ एंड टाउन ऑफ इंडिया, ये सही है। थर्ड, स्मार्ट कोड प्लेटफॉर्म एम्स टू ट्रेन स्टूडेंट्स इन स्कूल्स टू लर्न प्रोग्राम लैंग्वेजेस। स्मार्ट कोड ये नहीं है। स्मार्ट कोड में मेनली क्या है कि जितने भी इकोसिस्टम के स्टेक होल्डर्स हैं उनको इनेबल किया जाएगा कि वो ओपन सोर्स का जो रिपोजिटरी है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दें, ठीक है, अर्बन गवर्नेंस में। तो ये स्कूल वगैरह के लिए नहीं है, ठीक है। तो थर्ड भी नहीं है, फर्स्ट भी नहीं है, तो आंसर आ गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। मेजर पोर्ट ऑथोरिटी एक्ट 2020 में आया है। उससे पहले मेजर पोर्ट जो एक्ट था वो 1963 वाला था, ठीक है। तो इसके बारे में इनकरेक्ट बतानी है, ठीक है। सबसे पहले बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट ऑथोरिटी विल मैनेज ऑल द मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। ऐसा नहीं है, सब सारे पोर्ट्स के लिए अलग अलग ऑथोरिटी बनेगी इसके अंडर, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी इनकरेक्ट। सेकेंड है टैरिफ ऑथोरिटी फॉर मेजर पोर्ट विल फिक्स रेट फॉर एसेट्स एंड सर्विसेज अवेलेबल एट पोर्ट। तो टैरिफ ऑथोरिटी जो थी ना वो ये 1963 वाले एक्ट में थी। अभी वाले एक्ट में बोर्ड या फिर कमेटी फिक्स करेगी रेट्स को। कौन? बोर्ड या फिर कमेटी फिक्स करेगी रेट्स को, तो ये नहीं करेगा, तो सेकंड भी रॉन्ग हो गया। थर्ड है बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट ऑथोरिटी हैज़ बीन गिवन फुल फाइनेंशियल फ्रीडम टू रेज एनी लोन विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट। ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, क्योंकि अगर आप 50% से ज़्यादा अबो 50% से अबो अगर आप कैपिटल रिजर्व लोन्स ले रहे हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, तो तीनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। और इसमें क्या था, इसमें कैसा भी लोन लो आपको तभी सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए थी, ठीक है। यहाँ पे टैरिफ ऑथोरिटी थी और यहाँ पे मेनली क्या था, बोर्ड ऑफ पोर्ट ट्रस्ट था, बोर्ड ऑफ पोर्ट ट्रस्ट था जो सारे इनको मैनेज करता था पोर्ट्स को,
ठीक है। तो ये होगी इसके बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारे अप्रैल के भी करंट अफेयर्स आज कंप्लीट हो जाते हैं। हमने टोटल 8 मंथ्स के करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको ये लेक्चर थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमसे ऐसे ही बने रहो। इसके बाद 1 वीक के अंडर हम बजट और इकोनॉमिक सर्वे का लेक्चर लेके आएंगे, जिसमें कि हमारे जितने भी हमसे बनेंगे उतने क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। तो इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।